जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। जी बच्चे, आज का हमारा जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट चैप्टर से जो एल्गोरिदम्स हम डिस्कस कर चुके हैं उनको एक नज़र एक दफ़ा रिवाइज कर लें। प्रॉब्लम नंबर 1 हम कवर कर चुके हैं। फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स डिस्कस हो गया। इसके स्टेप्स आपको बताए मैंने। फाइंड द सेकंड प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस नहीं किया। थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस हो चुका है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड द फोर्स। ये इसके स्टेप्स हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अभी ये टास्क हमने चैप्टर 2 में इंशाल्लाह कंप्यूटर पे परफॉर्म करना शुरू करने हैं। अभी तो उसका अभी हम पेपर वर्क डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम भी डिस्कस हो चुका है जी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है, ये इसके स्टेप्स हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ हाइट एंड बेस आर गिवन। यानी आपके एरिया, हमने ट्राइंगल की लेंथ और हाइट गिवन है तो हमने उसका एरिया फाइंड करना है। 6 हमने डिस्कस नहीं किया। प्रॉब्लम 7 हमारा अभी ये डिस्कस नहीं हुआ। 8 हमने डिस्कस कर लिया, प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ठीक है। 1 से 100 तक हमने ऑड नंबर्स को सिर्फ प्रिंट करवाना है। प्रॉब्लम नंबर 9 भी हमने डिस्कस कर लिया, सेम उसी तरह है जैसे प्रॉब्लम 8 है। इसमें भी एक सीरीज गिवन है, बस फ़र्क ये है कि इसमें सीरीज 27 से स्टार्ट हो रही है, -6 पे एंड हो रही है, और -3 के गैप से हम चल रहे हैं। ये प्रिंट करवानी थी, हमने कर लिया। प्रॉब्लम 10 हम कर चुके हैं, 2 से 100 तक वैल्यूज़ को ऐड करना है, ये भी हमने रिसेंटली परफॉर्म किया। प्रॉब्लम नंबर 11 अभी हमने नहीं किया। आज हम पहले प्रॉब्लम नंबर 12 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम 13 रह जाएगा, प्रॉब्लम 11 रह जाएगा, ठीक है, और एक प्रॉब्लम ऊपर टॉप पे है वो रह जाएगा, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको हम कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट वीक से हमारा सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट मंडे से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बच्चे। सेकंड चैप्टर प्रोग्रामिंग पे है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है वो, ठीक है। प्रोग्रामिंग हम कंप्यूटर पे स्टार्ट कर देंगे मंडे से, और फिर बीच में किसी दिन गैप लेके मैं आपको पहला चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा 2 हिस्सों में, ठीक है। साथ साथ दूसरे चैप्टर के साथ साथ पहले चैप्टर की रिवीजन चलेगी। हर नेक्स्ट चैप्टर के साथ प्रीवियस चैप्टर की हम रिवीजन चलाया करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, रिवीजन और उसकी प्रेपरेशन। तो पहले तो ये देख लें प्रॉब्लम नंबर 12, ये है क्या? कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये दो डिफरेंट स्केल्स होती हैं टेम्परेचर के, फ़ारेनहाइट स्केल होता है और सेल्सियस स्केल होता है। आपने टेम्परेचर लेना है फ़ारेनहाइट में और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करके प्रिंट कराना है। इसका मीन अगर ये काम हमें करना पड़े तो हमें कौन कौन से स्टेप्स लेना होंगे, ठीक है। अगेन रिकॉल डैट एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रिटन इन अ ह्यूमन लैंग्वेज। बेसिकली ये एक आपका प्रोसीजर है जो आपको बताएगा कि आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है और इस तरह से आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने प्रोसीड करना है। साफ जाहिर है इस चैप्टर में तो अभी हम स्टेप्स को क्लियर कर रहे हैं, स्टेप इन प्रोसीजर्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिर सेकंड चैप्टर में प्रोग्रामिंग में हम इन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए यही प्रोसीजर्स हम ह्यूमन लैंग्वेज की बजाय कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखना सीखेंगे। तो जब एक दफ़ा हमने कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोसीजर लिख लिया, डेफिनेटली फिर हम उस प्रोसीजर को डेफिनेटली तो हम उस प्रोसीजर को प्रोग्राम कहेंगे, और दूसरा उस प्रोग्राम को फिर हम अपने कंप्यूटर पे रन करके उस प्रोग्राम के थ्रू हम अपने कंप्यूटर से उस काम को, उस टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो पहला, हर एल्गोरिदम में हम इसी तरह प्रोसीड करते आए हैं। स्टेप 1 हम लिखते हैं स्टार्ट। हर एल्गोरिदम का पहला स्टेप स्टार्ट होता है और लास्ट स्टेप स्टॉप होता है, ये ज़रा गौर करें आप। उसके बाद फिर हमने देखना होता है कि हमें क्या चाहिए, इनपुट क्या चाहिए। अब साफ ज़ाहिर है वो हमें प्रॉब्लम से पता चलेगा। हमने टेम्परेचर लेना है जी फ़ारेनहाइट में, ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी एफ, उसको हम एफ से डिनोट कर देते हैं, बी 100। अब यहाँ पे वैल्यू कुछ भी ले लें जी, मैंने आपको पहले एल्गोरिदम से मैं ये बताता आ रहा हूँ कि वैल्यू जहाँ पे हम लेते हैं वो कोई भी हम सपोज्ड वैल्यू ले सकते हैं। वेरिएबल का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, एफ की जगह आप टी रखें। अब एफ क्यों रखा? क्योंकि एफ
फ़ारेनहाइट का फर्स्ट लेटर है। आपको इससे याद रहेगा कि ये वेरिएबल हमने किस लिए यूज़ किया है, किस लिए लिया है, ठीक है? फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को स्टोर करने के लिए। ले जी, अच्छा ये लाइन भी एज़ इट इज़ रट्टा नहीं लगाना जी, ये इसको भी आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं सपोज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, या सिंपल लिख दें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है? किसी तरह से भी आपने बताना है कि बस इस स्टेप में आप कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। आप करना ये चाह रहे हैं कि आप टेम्परेचर लेना चाह रहे हैं फ़ारेनहाइट, डिनोट कर दें उसको F से और वैल्यू कुछ भी रख दें 100, 200, 120। देन अब आपने यूजर से यानी आपने टेम्परेचर ले लिया फ़ारेनहाइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको क्या करना है? भाई अब आपने उसको फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप लिखेंगे स्टेप 2, कैलकुलेट टेम्परेचर इन सेल्सियस। कि जी क्या करेंगे अब हम सेल्सियस में टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगेन कैलकुलेट की जगह आप वर्ड कंप्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कन्वर्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये कोई हार्ड फास्ट नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि कोई लाजमी आप, हाँ ये ज़रूरी है, स्टार्ट ही लिखेंगे कीवर्ड, स्टॉप ही यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ कर लें। ये आपकी लैंग्वेज है अपनी इसकी एल्गोरिदम की, तो आप देखें ना बाज़ जगहों पे आउटपुट की जगह प्रिंट भी लिख सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करें कि यही कीवर्ड यूज़ हो। अगर ना याद रहे तो मिलता-जुलता भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके लिए अब आप क्या करेंगे, ये फ़ॉर्मूला आपको बच्चे पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर अगर हमारे पास हो तो उसको हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फ़ॉर्मूला क्या है जी, 5/9 इंटू F माइनस 32। वो टेम्परेचर जो F में स्टोर है उसमें से 32 माइनस करेंगे और उसको 5/9 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका टेम्परेचर सेल्सियस में आ जाएगा। स्टेप 3, अब देखिए पहला स्टेप हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लिया, दूसरे स्टेप में हमने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट किया, तीसरे स्टेप में अब हम क्या करेंगे, आउटपुट सी उस टेम्परेचर को सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसको प्रिंट करा देंगे, और स्टेप 4 पे हम क्या करेंगे, अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर देंगे। तो ये तो है आपके ये 4 स्टेप्स हैं इस एल्गोरिदम के। इसी प्रॉब्लम को अगर हम इसका फ्लो चार्ट डिस्कस करें, देखिए ना हर एल्गोरिदम का हम फ्लो चार्ट भी डिस्कस करते आ रहे हैं। और ये भी हमने बात की कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। एल्गोरिदम भी आपका प्रोसीजर है, फ्लो चार्ट भी आपका प्रोसीजर है। होता ये है कि एल्गोरिदम में हम वो स्टेप्स जो होते हैं उनको ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं, सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखते हैं। फ्लो चार्ट में हम उन्हीं स्टेप्स को एक चार्ट की शक्ल दे देते हैं, ठीक है? फ्लो चार्ट पे मैंने बताया था कि ये एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें हम सिंबॉलिक नोटेशंस यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, बॉक्सेस यूज़ करते हैं, और इसमें वो उन बॉक्सेस के दरमियान हम एरोज़ के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, उन बॉक्सेस को फ्लो बता देते हैं कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो इसीलिए इसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं, इस टूल को, क्योंकि इसमें हम एक चार्ट के थ्रू अपने स्टेप्स के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फ्लो भाव कि वो स्टेप्स किस तरह से प्रोसीड होंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास उसी एल्गोरिदम का जो फ्लो चार्ट है बच्चे, वो ये है आपके पास। फ्लो चार्ट में भी हर फ्लो चार्ट में अगर आप गौर करें, पहला स्टेप क्या होता है, ओवल सिंबल में हम लिखते होते हैं स्टार्ट। हर फ्लो चार्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक स्टॉप पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है जिसको हम स्टॉप बोलते हैं, ठीक है, ओवल। अब ये ओवल सिंबल मैंने आपको बताया था कि ओवल सिंबल हमारा स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ होता है। पैरालेलोग्राम सिंबल ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है। और प्रोसेसिंग को अगर आपने कहीं पे रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए रेक्टेंगल बॉक्स यूज़ होता है। अभी रिसेंटली हमने कुछ फ्लो चार्ट्स में डायमंड सिंबल भी यूज़ किया था। डायमंड में हम कंडीशन लिखते होते हैं, ठीक है ना जी? और उस कंडीशन की 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो वो कंडीशन ट्रू होती है या फ़ॉल्स होती है। तो कंडीशन के ट्रू होने पे एक एरो हम निकालेंगे डायमंड बॉक्स से, और एक कंडीशन के फ़ॉल्स होने पे एरो हमारा आउट होगा। और अब हमें पता होना चाहिए कि कंडीशन के ट्रू होने पे हमें क्या करना है और फ़ॉल्स होने पे हमें क्या करना है। बस वो जो करना है वो उसके साथ हम एरो के साथ कनेक्ट कर देंगे। बहरहाल फ्लो चार्ट जो है टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, जिसका अभी हमने रिसेंटली एल्गोरिदम डिस्कस किया। तो उन्हीं स्टेप्स को हम फ्लो चार्ट की शक्ल देंगे। स्टार्ट, फिर हमने पैरेललोग्राम यहाँ पे यूज़ किया, इनपुट लेनी है हमने, इनपुट एफ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो एल्गोरिदम में हमने लिखा था टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एफ बी 100,
तो यहाँ पे हम वो एक तो वो सेंटेंस नहीं लिखेंगे सारा, फिर यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे, इनपुट एफ, ठीक है, इनपुट एफ लिख देंगे जस्ट। तो इसका मतलब हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, यानी आपसे इनपुट ले रहा है ये फ्लो चार्ट। या आप इसको ये भी कर सकते हैं जी, आप सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो सेम आपने वो लिखा, लेट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एफ, या एफ इक्वल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एफ इक्वल 100। अच्छा, उसके बाद फिर आपने टेम्परेचर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया था, फार्मूला यूज़ किया था। यहाँ पे भी सेम फार्मूला वही लिखेंगे प्रोसेस सिंबल के अंदर, प्रोसेस बॉक्स में हम फार्मूला लिख देंगे 5/9 इंटू एफ माइनस 32। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में, और वो सी की वैल्यू, सेल्सियस जो है वो आपका वैल्यू सी में स्टोर हो जाएगा। सेल्सियस में हमने टेम्परेचर कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट सी, आउटपुट करवा देंगे पैरेललोग्राम के थ्रू, यानी प्रिंट करा देंगे। ये बता रहे हैं हम यहाँ पे कि हम इसके बाद प्रिंट करवाएंगे। अभी तो प्रिंट कहाँ करवाएंगे, अभी तो हम कंप्यूटर पे तो काम कर नहीं रहे ना, ये तो अभी हम आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप कि हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है, फ्यूचर की बात होगी। ये हमें एक रोड मैप बता रहा है एल्गोरिथम फ्लो चार्ट कि ये स्टेप्स होंगे कहाँ पे हमारे प्रोग्राम में जो हम कंप्यूटर पे बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह चैप्टर 2 में, और उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट स्टॉप हो जाएगा। तो देखें सेम स्टेप्स हैं, वही एल्गोरिदम वाले, उन्हीं को हमने सिंबॉलिक नोटेशंस की मदद से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास एक एल्गोरिदम है, प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 12 हो गया, प्रॉब्लम नंबर 11 और 13, हाँ जी ये रहते हैं, बिल्कुल 10 तो हो चुका हमारा। अब बस 2-3 प्रॉब्लम हमारे रह गए हैं इस चैप्टर से। 11 रह गया है, प्रॉब्लम नंबर 13 रह गया है, ठीक है जी, कुछ एक दो ऊपर हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 11, अच्छा प्रॉब्लम नंबर 11 में हमने करना क्या है, प्रिंट आ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। हमने यूज़र से एक नंबर लेना है जी, और उसका हमने टेबल प्रिंट करवाना है। मैं थोड़ा सा इसको अगर आपको वाइट बोर्ड पे इसकी एक दे दूं एक्सप्लेनेशन कि इस एल्गोरिदम में हम करना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली हम यूज़र से एक नंबर लेंगे, थोड़ा सा इसकी वर्किंग पे पहले बात कर लेते हैं ताकि आपको बात थोड़ी समझ आ जाए। लेट्स से हमारे पास नंबर n में है, ठीक है जी, n में लेट्स से हमारे पास 7 है। मैं इसकी वर्किंग थोड़ी आपको बताने लगा। अच्छा, अब हमने असल में ये काम करना है, 7 का टेबल प्रिंट करवाना है। 7 1 जार 7, 7 2 जार यस 14, ठीक है ना जी, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28। आज हम इस एल्गोरिदम को डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम इसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें पहले। 7 5 जार लेट्स से 35, ये टेबल हमें प्रिंट करवाना है, और ये आपके एल्गोरिदम के मुताबिक ये 12 तक जाएगा, यानी ये सिलसिला आपका इस तरह चलते चलते आपका ये जाएगा 7 12 जार 84। अच्छा, ये हमें आउटपुट चाहिए बच्चे, ये आउटपुट हमें चाहिए। अब इस आउटपुट का थोड़ा सा तज्जिया करना सीखें, एनालिसिस करना सीखें, मेरे साथ रहिएगा। देखें, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यहाँ पे। ये जो पहला कॉलम आपको नजर आ रहा है ना बच्चे, ये तो सारा n है ना, दिस इज n, यानी n में अगर 7 पड़ा है तो ये सारा वही n ही प्रिंट होना है, ठीक कह रहा हूँ ना मैं, होल कॉलम इज सेम, n प्रिंट हो। ये जो कॉलम है ना बच्चे, ये 1 से लेकर 12 तक, ये जो कॉलम है ये हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके देखें, इसका एक तरीका बड़ा सिंपल सा वो ये कि एक वेरिएबल हम k ले लें, अपने एल्गोरिदम में एक वेरिएबल k ले लें, k को हम स्टार्ट कर दें 1 से, 1 पे इनिशियलाइज कर, और हर दफ़ा k में +1 कर दें, तो k 1 होगा, फिर k 2 होगा, फिर k हमें 3 देगा, ठीक है ना, हम उसमें +1 करेंगे हर दफ़ा। तो ये k को हमने 1 से कहाँ तक लेके जाना है, यस बिल्कुल ठीक, 12 तक। अच्छा, ये जो सिलसिला है ये कैसे बनेगा, ये जो कॉलम है यार ये बड़ा सिंपल है, ये अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि अगर ये n है और ये k है तो ये मेरा बच्चा n इंटू k है, यानी 7 1 जार 7 है ना, ये 7 और 1 की मल्टीप्लिकेशन है,
ये 7 और 2 की मल्टीप्लिकेशन है, ये 7 और 3 की मल्टीप्लिकेशन। अब 7 कहाँ से आ रहा है? n से। के और ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं? k से। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी? ये वाली वैल्यू, ये आएगी n मल्टीप्लाई बाई k से, यानी हम n को k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर n में 7 है, k में 1 है, n में 7 कहाँ से आएगा? वो हम इनिशियलाइज़ करेंगे, k को हम 1 पे इनिशियलाइज़ करेंगे और फिर हर दफ़ा k में +1 करते जाएँगे, ठीक है? तो k हमें वैल्यूज़ देता जाएगा और हमने जाना कहाँ तक है? जी 12 तक, इससे आगे नहीं जाना। वो हम देख लेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे, वो हम इफ़ लगा लेंगे कि इफ़ k लेस देन इक्वल 12 देन गो टू प्रीवियस स्टेप, अदरवाइज़ हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो ये 7 1s आर 7, फिर n में तो 7 ही रहेगा, n चेंज नहीं होगा, k चेंज होगा, k2 हो जाएगा, k के चेंज होने से ये रिजल्ट भी चेंज होगा। 7 2s आर 14, n में 7 ही है, k में 3 आएगा तो ये 21 बन जाएगा। तो चलते-चलते सिलसिला 7 12s आर 84 तक जाएगा। तो ये है जी इसकी वर्किंग इस एल्गोरिदम की, यानी हमें इसमें एक वेरिएबल n लेना है जिसमें हम 7 को स्टोर करेंगे, एक वेरिएबल हम k लेंगे जिसको हम 1 से 12 तक लेके जाएंगे, और आपके एल्गोरिदम में एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है p। बिल्कुल, p जो होगा बच्चे, p जो होगा इसमें हम ये प्रोडक्ट स्टोर करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट 7 14। कैसे? इसमें डेफिनेटली ये हमारा किसके इक्वल होगा? n मल्टीप्लाई बाय k, यानी n और k को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा p यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। यानी यू कैन से दैट कि ये p की वैल्यू आपकी इस तरह से चलेगी। फर्स्ट टाइम आपके पास n में 7 है, k में 1 है, तो 7 1s आर, पहली दफ़ा p में 7 आएगा, p में ये वैल्यूज़ आनी है ना, ये वाली 7 14 21, फिर k में 2 हो जाएगा, 7 2s आर, p में आ जाएगा 14। तो ये इस तरह से ये सिलसिला, फिर 7 3s आर 21। ये चीज़ें अगर आपको समझ आ रही हैं तो बिल्कुल आराम से, आसानी से आप इसके स्टेप्स को लिख सकते हैं, ठीक है जी। स्टेप्स आज हम नहीं लिख रहे, बस इस वर्किंग को थोड़ा-सा आप फ़ोकस करें। स्टेप्स इंशाल्लाह इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे और होप सो नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइंड अप करेंगे जी। अपने इस चैप्टर 1 को हमने वाइंड अप करना है। चैप्टर 2 हमारा मंडे से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। रेडी हो जाएँ, शाबाश। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।